लेट्स गेट स्टार्टेड विद एसएपी। सो व्हाट इज एसएपी? क्या होता है एसएपी? किसी को आइडिया है क्या है एसएपी? एसएपी इज एन ईआरपी, राइट? सबको क्लियर है ये चीज? ईआरपी क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स। ओके, ईआरपी स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मतलब क्या होता है एंटरप्राइज? मतलब कोई भी एक कंपनी, राइट? रिसोर्स, इसके अंदर का डाटा, प्लानिंग, मैनेज कर रहे हैं। एक कंपनी के अंदर किसी भी तरीके का डाटा अगर है उसको हम मैनेज कर रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं? ईआरपी मैनेज करना है। अब ईआरपी मैनेज करने की बात करें तो हर जगह ही करते हैं। एक हमारे घर का छोटा सा बिजनेस हो या बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी, कहीं पे भी हम कोई भी काम कर रहे हैं, हर जगह कुछ ना कुछ डाटा मेंटेन हो रहा है। डाटा मेंटेन हो रहा है, दैट मींस ईआरपी मैनेज। डाटा मेंटेन करना मतलब क्या? एचआर का डाटा हो सकता है, क्वालिटी का डाटा हो सकता है, सेल्स का डाटा हो सकता है, अकाउंटिंग का डाटा हो सकता है, इंजीनियरिंग का, मशीनरी का, किसी भी तरीके का डाटा हो सकता है। अब इतना सारा डाटा मेंटेन करना है तो ऑब्वियस सी बात है ना, मार्केट में बहुत सारे ईआरपी सॉफ्टवेयर्स भी होंगे, राइट? सो लेट्स एग्जांपल, एक्सेल एक फ्री का सॉफ्टवेयर, टैली है, ऑरेकल है, इन्फोर है, बान है, जेडी एडवर्ड है, पीपलसॉफ्ट है। बहुत सारे ईआरपी सॉफ्टवेयर्स है, कस्टमाइज ईआरपी है मार्केट में, बहुत सारे ईआरपी सॉफ्टवेयर्स है, राइट? तो एसएपी क्यों ना, एसएपी भी तक ईआरपी है, एसएपी ही क्यों करें? एनी आइडिया? मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे इजीली हैंडल कर सकते हैं विद ऑल काइंड ऑफ यूज एंड सिनेरियोस। ठीक है, ठीक है, चलो एक एग्जांपल के साथ इस चीज पर अंडरस्टैंड, ठीक है? लेट्स टेक एग्जांपल टाटा ग्रुप। सबको पता है टाटा ग्रुप के अंदर कितनी कंपनीज आती हैं? टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, स्टारबक्स, क्रोमा, पैंटून्स, एयर इंडिया, आपका देन क्रोमा, एन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आती हैं। आप नाम लेते जाओ, बहुत सारी, राइट? उसमें से एक ले लो, लेट्स से टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के पूरी दुनिया में कितने प्लांट? बहुत सारे, लेट्स से 500। उसमें से एक प्लांट ले लो अपना चिंचवड़ का। चिंचवड़ के प्लांट में क्या क्या काम हो रहा है? प्रोडक्शन में अलग हो रहा है, सेल्स में अलग हो रहा है, फाइनेंस में अलग हो रहा है, क्वालिटी में अलग हो रहा है, एचआर में अलग हो रहा है, वेयरहाउस में अलग हो रहा है, मेंटेनेंस के लिए अलग हो रहा है, डिजाइन के लिए अलग हो रहा है। हर एक डिपार्टमेंट में अलग 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 काम हो रहा है। अब आपका क्या काम है? कंपनी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा डाटा एक सिंगल सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना, जैसा कि आपने कहा, राइट? क्या ये डाटाबेस हम एक्सेल में मेंटेन कर सकते हैं? इतना वास्ट होता है कि नहीं, नॉट पॉसिबल। टैली में, टैली में भी पॉसिबल नहीं, बट और भी सॉफ्टवेयर है ना, ऑरेकल है, इन्फोर है, बान है, जेडी एडवर्ड है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिनके अंदर हम एक सिंगल प्लांट या फिर इतने सारे डिपार्टमेंट्स का डाटा साइमल्टेनियसली मेंटेन कर सकते हैं। तो इस डाटाबेस पे एक नॉच ऊपर लेके चलते हैं। हम बात करते हैं पूरे टाटा मोटर्स, 400 500 1000 जितने भी प्लांट, वो भी चलो। हम बात करेंगे पूरे टाटा ग्रुप की। आपको पूरे के पूरे टाटा ग्रुप का डाटा एक सिंगल सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन, इतना बड़ा डाटाबेस आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन कर सकते हो पूरी दुनिया में, विच इज एसएपी। दैट्स व्हाई, ठीक है? सो एसएपी एक लौता सॉफ्टवेयर है जो कि ये सारी की सारी चीजें साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग एसएपी यूज करते हैं। अब आपने सुना होगा एसएपी, कई बार सैप सुना होगा आपने, कोई इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो सबसे पहले एक चीज याद रखो, हमें सैप वर्ड कभी यूज नहीं करना। हमेशा हमें क्या यूज करना है? एसएपी। क्यों? क्योंकि इसका एक फुल फॉर्म है, ना कि कोई वो वर्ड है, विच इज सिस्टम्स एप्लीकेशंस प्रोडक्ट एंड डेटा प्रोसेसिंग, राइट? तो अब इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा? एसएपी, ना कि सैप। क्लियर है इतना? तो क्या आगे चलते हैं, अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, एक जर्मन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जर्मनी का सॉफ्टवेयर है, ठीक है? जो कि आज की डेट में, थोड़ा डाटा पुराना है, आज की डेट में 200 प्लस कंट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। ठीक, आप दुनिया की कोई सी भी कंट्री उठा लो, वहां पे एसएपी हो गई, ठीक? वहीं अगर इसका थोड़ा और अच्छे से जाने एसएपी के बारे में, तो ये एस्टैब्लिश हुआ था या फिर आया था 1972 में। इसका पहला वर्जन आया था 72 में, देन 79 में दूसरा वर्जन आया, विच इज R2। पहला आया R1, सेकंड वाज R2, देन 92 में आया R3। बीच बीच में नेट वीवर, V1, अलग अलग वर्जन आते गए। देन एट लास्ट 2012 में आया था आपका क्या? SAP S4 HANA। सो आपने कई जगह सुना होगा, इंक्वायरीज की होंगी, कुछ किया होगा, हाना हाना हाना। व्हाट इज हाना? क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। इससे पहले क्या था फिर? इससे पहले किसी और के डेटाबेस पे ये, राइट?
सो 2012 से पहले एसएपी क्या करती थी, ओरेकल के डाटाबेस पे रन करती, ठीक। 2012 से पहले एसएपी ओरेकल के डाटाबेस पे रन करती थी। 2012 में एसएपी ने क्या करा, हाना को इंट्रोड्यूस करा, जो कि क्या उनका खुद का डेटाबेस, राइट। अब ये हाना के आने से फायदा क्या हुआ, लेट्स से डेटाबेस का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव, वो भी एक डेटाबेस है। आपको कोई भी फोटो अगर ड्राइव पे चेक करनी है तो पहले क्या करोगे, ड्राइव को लॉग इन करोगे, फिर उस पे जाओगे, फोटो ढूंढोगे, फिर उस फोटो को डाउनलोड करोगे, देन जाके अपने फोन में उस पर एक्सेस करोगे, भाई फोन में भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते। सिमिलरली खुद का डेटाबेस है अगर, तो उससे फायदा क्या हुआ, जैसे ही हाना आया ना, सारी की सारी चीजें होगी 40 टाइम्स फास्टर। मतलब कोई चीज अगर 40 सेकंड में हो रही थी वो 1 सेकंड में हो रही, कोई डाटा प्रोसेसिंग का। सो इससे एसएपी को काफी ज्यादा फायदा हुआ। देन एसएपी उसके बाद काफी ज्यादा ग्रो भी किया। अगर मैं वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन की बात करता हूँ, मतलब जैसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं ना, ऐसे पूरी दुनिया में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, उसका 77% जो डाटा है पूरी दुनिया का, वो एसएपी के थ्रू फ्लो होता है, वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन का, राइट, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर, राइट। वहीं अगर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं, इसके अगर इंडिया में आने की बात करें, तो एसएपी इंडिया में आया था आपका 1996 में, राइट। एंड इसका जो मार्केट शेयर है ना, ईआरपी मार्केट में जिसका मार्केट शेयर है, इट इज 80%। मतलब जैसे अगर मैं एक फोन मार्केट की बात करता हूँ, हम क्या कहेंगे 10% लोग सैमसंग यूज करते हैं, कुछ एप्पल यूज करते हैं, कुछ एमआई, कुछ वन प्लस, बहुत वर्सेटाइल मार्केट है फोन का एंड हर चीज का। बट वहीं अगर मैं बात करूं आपके ईआरपी मार्केट की, तो इंडिया के अंदर 80% कंपनीज ऐसे भी यूज कर रही है एज देयर। फॉर एग्जाम्पल हम निगड़ी में, पास में क्या है बजाज, वहां पे ऐसे किए, उसके बाजू में क्या है जय हिंद, वहां पे ऐसे किए, उसके बाजू में क्या है फोर्स मोटर्स, वहां पे ऐसे किए। हम कहाँ रहते हैं, पीसीएमसी में, वहां पे भी ऐसे किए। रेलवे में ट्रैवल किया है, वहां पे भी ऐसे किए। पोस्ट ऑफिस से कभी कुछ भेजा है, वहां पे भी ऐसे किए। डीमार्ट गए हो, वहां पे भी ऐसे किए। जियो की सिम यूज करते हो, वहां पे भी ऐसे किए। आज आज के दिन में आप कहीं पे भी दुनिया में चले जाओ, हर कंपनी के अंदर वो अगर उसका 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो वो क्या यूज कर रही है, एसएपी यूज कर रही है एज देयर इंडिया। तो दैट मींस अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी। आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हो, चाहे फूड सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे किसी भी तरीके का सेक्टर हो, हर सेक्टर के अंदर आप एसएपी के थ्रू जॉब पा सकते हो, चाहे वो आईटी सेक्टर। देन अब ये सारी चीजें होती कैसे, अब मैंने तो बोल दिया कि भाई रेलवे में भी है, यहाँ भी है, वहां भी है, वहां भी है। सारी चीजें होती कैसे है ना, मेन बात तो वो है। तो चलो अगर हम एक एग्जांपल लेके चले, जैसे टाटा ग्रुप का एग्जांपल लिया हमने, टाटा ग्रुप की कोई भी 3 कंपनी ले लेते हैं, एक क्रोमा ले लेते हैं, एक टाटा मोटर्स ले लेते हैं, और एक टाटा स्टील है या एयर इंडिया ले लेते हैं, एक बहुत अलग चीज, राइट। 3 कंपनी ले लेते हैं। एक एयरलाइंस कंपनी है, एक आपकी गुड सेल करती है, इलेक्ट्रॉनिक गुड सेल करती है, और एक आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, राइट। 3 कंपनीज है, तीनों टाटा की, पर तीनों काम करने का तरीका, वर्क कल्चर, रिक्वायरमेंट, ए टू जेड सारी चीजें पोल सपाट। बट लेट्स से रतन टाटा जी जाते हैं एसएपी के पास कि सर मुझे इन 3 कंपनी के लिए एसएपी चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी उनको अलग से सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देगी, सॉफ्टवेयर तो वही रहेगा जो सबके सब यूज कर रहे हैं। बट हर एक की नीड, हर एक की रिक्वायरमेंट सब कुछ अलग है, राइट। सो लेट्स से, तो ये सारी चीजें फुलफिल कैसे होगी ना। सो इनको फुलफिल करने के लिए क्या करा गया है, एसएपी को 2 में डिवाइड कर, फर्स्ट इज फंक्शनल एंड सेकंड इज टेक्निकल। फंक्शनल क्या होता है, जैसे कि मेरी कंपनी है, सॉरी टेक्निकल पहले समझते हैं। टेक्निकल क्या होता है, जैसे कि आपकी कंपनी, आप 3 पर्सन, तीनों को अलग अलग क्राइटेरिया होगा, सबके अलग अलग माइंडसेट होगा, सब कुछ अलग होगा, आप तीनों की रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होंगे। अब ऐसे भी तो एक सिंगल सॉर्ट में तो एक ही हो ना, मैं तीनों को अलग अलग ही मुझे कुछ ना कुछ ट्रीट करना पड़ेगा, राइट। सो एसएपी ने क्या करा, सबसे पहले इसका, जैसे कि आपने जावा, पाइथन, ये सारी चीजें सुनी हुई, ये सब क्या है, सी, सी प्लस प्लस, क्या है, लैंग्वेजेस है। सिमिलरली एसएपी का भी खुद का लैंग्वेज है, विच इज अबैप, ABAP, अबैप। सो जो हमारा अबैपर रहेगा, उस पर्टिकुलर चीज के लिए नया कोड जनरेट करेगा, और उस चीज को, नई चीज को जनरेट करेगा। जैसे कभी किसी ने अगर एज एंड यूजर वर्क किया हो कंपनी में, तो आपने देखा होगा जेड से कुछ टी कोड्स होते हैं, राइट। वो क्या होते हैं, कस्टमाइज्ड टी कोड होते हैं, वो एसएपी में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होते। वो आपका अबैपर क्या करता है, वो नए टेबल्स के थ्रू, नए टेबल्स को यूज करके वो नए टी कोड को डेवलप करता है, देन उसके ऊपर काम, राइट। सिमिलरली जब हम कंपनी में काम करते हैं तो क्या होता है, मेरे पास ये टी कोड का एक्सेस है, इस टी कोड का एक्सेस नहीं है, मेरे पास आईडी है, मेरा पासवर्ड है, हर चीज होते हैं ना, एक लिमिटेशंस होते हैं, बहुत सारे एक्सेसेस होते हैं, राइट।
वो सारी चीजें हमें कौन प्रोवाइड करता है? बेसिस वाला पर्सन प्रोवाइड करता है। सिमिलरली बीआई, बीडब्ल्यू, बीओ, एसएपी के अंदर, टेक्निकल के अंदर ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। अगर बात करें 10 से 12 मॉड्यूल्स होते हैं। अब इनको अगर हमें परस्यू करना है तो हमारे पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, एसक्यूएल वगैरह ये सारी चीजें आनी चाहिए, राइट? क्योंकि हमें नहीं आती, दैट्स व्हाई हम टेक्निकल साइड नहीं जा सकते। बचा क्या हमारे पास? फंक्शनल। अब फंक्शनल क्या है? कंपनी के अंदर जितने डिपार्टमेंट, एसएपी में उतने मॉड्यूल। जैसे कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है? सेल्स होता है, सेल्स के लिए सेल्स सिचुएशन। फाइनेंस होता है, फाइनेंस के लिए एफआईसीओ। क्वालिटी के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट। एचआर के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। परचेस के लिए स्टोर के लिए एंड लॉजिस्टिक्स के लिए मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है? वेयरहाउस के लिए वेयरहाउस मैनेजमेंट। देन आपका एचआर के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन आपका मेंटेनेंस के लिए प्लांट मेंटेनेंस। आप नाम लीजिए डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग। हर डिपार्टमेंट के लिए इसके अंदर एक मॉड्यूल, ऐसे करके 40-50 मॉड्यूल होते हैं। अब ये जितने भी 40-50 मॉड्यूल्स होते हैं ना, ये अगेन डिवाइडेड होते हैं आपके दो पार्ट। फर्स्ट इज एंड यूजर एंड सेकंड इज कंसल्टेंट। एंड यूजर क्या? एक कंपनी में आप जो भी रियल टाइम में काम कर रहे हो, आप एक परचेस ऑर्डर बना रहे हो, सेल्स ऑर्डर बना रहे हो, कोई चीज खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, उसकी जो भी एंट्री कर रहे हो सिस्टम के अंदर। अब जैसे आपको कोई चीज परचेस करना है तो ऐसा थोड़ी मन से किसी कोई सा भी वेंडर डाल दिया, कोई से भी मटेरियल परचेस कर कुछ भी डाल दिया, ऐसा नहीं होता ना। पहले से फिक्स होगा, इस वेंडर से लेना है, ये मटेरियल लेना है, इस प्राइस पे लेना है, इतनी तारीख को आ जाना, सब फिक्स होगा ना। सो जो डाटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है उसको हमें सिर्फ सिस्टम पे डाटा एंट्री करना है। वो किसका काम होता है? आपका एंड यूजर का, ठीक है? कंसल्टेंट क्या करता है फिर? इसी तरीके से कंपनी के अंदर जो भी रियल टाइम में काम हो रहा है, XYZ कुछ भी काम हो रहा है ना एक इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, ऑटोमोबाइल, कोई भी इंडस्ट्री में काम हो रहा है तो वो कौन कर रहा है? सारा एंड यूजर। फिर कंसल्टेंट क्या कर रहा है? ठीक है, उसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो राइट। तो कंसल्टेंट की क्या होता है? कंसल्टेंट के अलग अलग जॉब रोल्स होते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे कि कौन कौन से? इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट, रोल आउट, माइग्रेशन, इंटीग्रेशन, एनहांसमेंट, अलग 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 होते हैं। तो जैसा प्रोजेक्ट हमें मिलेगा वैसा हमारा काम रहेगा, इसमें से कुछ भी मिल सकता है, दैट डजंट मैटर, राइट? तो एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? मेरी कंपनी है, अच्छा कोई भी कंपनी विदाउट ईआरपी रन कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, इतना तो क्लियर। बिना डाटा मेंटेन करे नहीं कर सकती। अब हर कंपनी कभी ना कभी तो ग्रो करेगी, ग्रो करेगी और उसका 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर जाएगा ही। उसमें क्या चाहिए फिर? एसएपी। अब ऐसा तो नहीं है मैं गया लैपटॉप लेके भाई इंस्टॉल करके दे दो, इतना आसान तो नहीं है ना, राइट? क्या करना होगा? पूरा वो सब करना पड़ेगा ना, पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो उसको क्या कहते हैं? इम्प्लीमेंटेशन, एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन। E2E आपने देखा होगा कभी, अगर जॉब पोर्टल पे देखा हो E2E इम्प्लीमेंटेशन, आपने काफी जॉब प्रोफाइल्स में लिखा रहता है एटलीस्ट वन इम्प्लीमेंटेशन, ऐसा कुछ बहुत सारी कंपनीज में मांगते हैं। क्या होता है ये? एक नॉन एसीपी सिस्टम से एसीपी सिस्टम पे आने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्प्लीमेंटेशन। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या प्रोसेस होती है पूरी की पूरी, 15-20 स्टेप्स जो होती है, सब कुछ हम पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं बस। ठीक है भाई, एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम करने के वाले, ठीक। सिमिलरली और क्या होता है आपका? सपोर्ट। अब चलो एक कंपनी में ऐसे भी इम्प्लीमेंट हो गया, उसमें उसको इश्यूज भी आएंगे, एरर्स भी आएंगे, उनको भी रिजॉल्व करना है। उनको कौन करेगा? आपका सपोर्ट पर्सन करेगा। वो सपोर्ट प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है? देन अब लेट्स से एक कंपनी, उसके 10 प्लांट है, 11 प्लांट भी तो ओपन होगा, उसमें भी ऐसे भी चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे? रोल आउट कहेंगे, ठीक। देन रोल आउट भी हो गया। अब जैसा कि हमको पता है कि भाई हर हर साल में हमारे फोन में एक अपडेट आ जाता है, आता है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट आता है सबके फोन में। सिमिलरली एसएपी भी तो हर साल अपडेट हो रहा है। अगर मैं सिर्फ हाना की बात करूं ना, हाना में 1607, 18, 1606, 18, 1707, 1808, 1909, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, ये सारे सिर्फ हाना के वर्जन। तो एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे भी जाना होगा कभी ना कभी। हर 3 साल में ऐसे भी सजेस्ट करता है कि हर 3 साल में आपको अपग्रेड करना चाहिए, तो वो भी हमें करना है। तो उसको हम क्या कहेंगे? माइग्रेशन या अपग्रेड, ठीक। सिमिलरली इंटीग्रेशन, अब तो इतना ज्यादा नहीं होता अगर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है? ईसीसी की बात है, जो पुराना वर्जन था ना, अब ऐसे भी उस टाइम पे इतना फुलफिल्ड नहीं था। अब भाई 1992 का सॉफ्टवेयर है, अभी तक चल रहा है, तो इतना फुलफिल्ड नहीं होगा ना ऑब्वियसली लेटेस्ट टाइम से। तो उसमें क्या होता था कि कई चीजें नहीं कर पाता था,
अब सपोज मेरी कंपनी में ट्रकों की लाइन लगी है, अब मेरा जीआरएन नहीं हो रहा, तो हाना में तो उसमें फ्यूरी आ गया। पहले क्या करते थे, ऐप इंटीग्रेट करते थे कि जिससे डायरेक्टली जाके कर सकते, राइट? तो वो सब इंटीग्रेशन का पार्ट आता था। सिमिलरली एनहांसमेंट, कि हम खुद के सिस्टम में ही उस चीज को नया डेवलप कर लें, राइट? तो ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे जैसे हम क्लास करेंगे आगे डिस्कस करते जाएंगे। क्लियर? वहीं अगर सर्टिफिकेशंस की बात करें तो सर्टिफिकेशन आपको बताइए, दो तरह के सर्टिफिकेशंस होते हैं। एक आईएसओ है जो कि हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, सेकंड होता है आपका ग्लोबल, जो कि आप डायरेक्टली एसएपी आपको एग्जाम लेता है जिसके बेसिस पे आपको मिलता है। बाकी ये जो सैलरी स्ट्रक्चर्स है, ऑन एन एवरेज सैलरीज होती है कंसल्टेंट की, काफी हैंडसम सैलरीज होती है कंसल्टेंट। आप अगर 5 साल एसएपी में रह गए ना, अच्छा 5 साल किसी भी इंडस्ट्री में रह गए, कितना पैकेज आएगा? सेम इंडस्ट्री में मतलब इतना ज्यादा तो फिर भी कितना सेम इंडस्ट्री में 5 साल होते हैं? हर साल 30%, 15%, 10% फिर भी टोटल 10 LPA 10 एलपी जाएगा। एसीपी में ना करके भी ना 20 एलपी कहीं नहीं जाता, ठीक है? बस एक स्मार्ट वर्क करना होता है हमें। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, मैंने एमएम कर लिया खुद से, लाइफ साइड हो गई, वो नहीं, एमएम कर लिया फिर खुद को अपग्रेड करते जाओ। आईटी में जितना अपग्रेड करोगे ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मेरे एक स्टूडेंट का सिनेरियो देता हूँ, लास्ट ईयर प्लेस हुआ था डीसीएस में, 5.5 लाख का पैकेज, ठीक? अभी उसने स्विच किया, ईडब्ल्यूएम किया उसने रिसेंटली, कितना पैकेज गया होगा एक साल में? 14.5 लाख का पैकेज गया उसका, ठीक है? सो खुद को जितना आप अपग्रेड करोगे उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल है। तो उस पर ज्यादा से ज्यादा आप लोग फोकस करो, ये नहीं कि मेरा एक बार में लग गया तो हो सको, राइट? वही कुछ ये कस्टमर्स है एसएपी के, तो आपको कोई सी भी कंपनी ले लो, बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, हर कंपनी के अंदर ऑलरेडी एसएपी है, ठीक है? वही ये कुछ सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब जो आईटी कंपनीज है जिसमें हमें जाना, राइट? ये सारी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सो अगर मैं देखूं 1650 प्लस एमएनसीज हैं, सिर्फ एमएनसीज हैं। अगर मैं छोटी छोटी कंपनियों में पकड़ लूं ना, 30,000 प्लस कंपनीज है इंडिया के अंदर से जो कि एसएपी के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो इन 30,000 में से एक में प्लेस नहीं हो सकती, हो सकते हैं ना? तो वही हमें करना है, हो राइट? सकते हैं। कोई क्वेश्चंस इसके ऊपर? क्लियर है सर? डाउट है किसी को, कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है यहाँ तक? No, sir. सब From क्लियर my है side. एवरीवन? Yes, sir. ओके, सो चलिए अब हम पढ़ने क्या वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है? सो बेसिकली हम लोग एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे कि आपको कुछ नहीं आता किसी को भी, ठीक है? आपको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे कि एसएपी का सिस्टम लॉगिन कैसे करना है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं अलग अलग लॉगिन करने की, उसकी एकदम बेसिक छोटी छोटी चीजें कि ये कमांड बार क्या होता है, थीम कैसे चेंज होती है, फोन साइज कैसे बड़ा छोटा होता है, कोई भी चीज हाइट कैसे होती है, डिस्प्ले कैसे होती है, मतलब बेसिक सबसे पहले हम एसएपी का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है? एक बार हमें एसएपी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि एसएपी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, देन उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे कि अपने सिलेबस चालू करेंगे। सो बेसिकली एमएम और फीको की सिलेबस की बात करें तो दोनों काफी अलग अलग सिलेबस हैं। सो दोनों का सिलेबस भी अलग तरीके से चलता है। तो अगर हम बेसिकली मैं एमएम की बात करूं सबसे पहले, तो एमएम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एकदम बेस से स्टार्ट करते हैं कि भाई सबसे पहले कि मटेरियल क्या होता है, मटेरियल क्रिएट कैसे होता है, चेंज कैसे होता है, डिस्प्ले कैसे होता है, डिस्प्ले चेंजेस क्या होता है, इन शॉर्ट मटेरियल रिलेटेड जो भी टास्क हो रहा है सिस्टम के अंदर, वो सारी की सारी चीजें। देन उसमें वेंडर क्या होता है, परचेसिंग इन्फो रिकॉर्ड क्या होता है, इन शॉर्ट पूरा मास्टर डेटा क्या होता है, कैसे काम होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। देन आपके ट्रांजेक्शन डेटा पे आते हैं हम लोग, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है हमारा P2P साइकिल, ठीक है? एसएपी में एक क्वेश्चन ऐसा होता है ना, ये कि 110% इंटरव्यू में आने ही आने वाला है। तो ये क्वेश्चन हम लोग को इस तरीके से कर लेना है कि कोई आपको नींद में उठा के भी पूछे ना, एक्सप्लेन P2P साइकिल, आपको आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? सिमिलरली अलग अलग प्रोक्यूमेंट्स, स्पेशल प्रोक्यूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया, कंसाइनमेंट हो गया, पाइपलाइन हो गया, ठीक है? इस तरीके से हम सबसे पहले पूरा का पूरा सिस्टम समझते हैं कि एग्जैक्टली कंपनी के अंदर क्या काम होता है एज अ एंड यूजर। सबसे पहले हम पूरा एंड यूजर कवर करते हैं एमएम के अंदर, देन हम एज अ कंसल्टेंट जाते हैं। तो इसमें हम हर चीज अंडरस्टैंड करेंगे कि हर चीज के बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है? कहाँ पे? कंसल्टेंट के अंदर। सिमिलरली एफआईसीओ की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी सिमिलरली हमारा चलता है
बट उसमें इनिशियली हम लोग थोड़ा सा कंसल्टेंट करते हैं, देन एंड यूजर पे जाते हैं, बिकॉज हमें अलग अपना पूरा का पूरा कस्टमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है। तो वो जब हम करेंगे आप लोगों को बहुत ही इजीली समझ में आएगा, क्योंकि ये मैंने सिलेबस उसी तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे हर एक टॉपिक को आप लिंक कर सको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ सिलेबस भगाना है, मेरा ऐसा टारगेट रहता है हमेशा कि हर एक टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए एंड आप प्रीवियस टॉपिक जो है उससे आप लिंक कर सको। सो इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा अपना सिलेबस जो पढ़ाने का तरीका है उसको मॉडिफाई करके रखा। वहीं अगर हम बात करते हैं अपने आगे किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले चीज बता दूं मैं कि अपने देखो हफ्ते में लेट से 3 दिन क्लासेस होगा, आइदर मंडे वेंसडे फ्राइडे और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ठीक है, सो इसके अंदर हम लोग एकदम बेसिक से एडवांस सारी की सारी चीजें तो पढ़ने ही वाले हैं, बट हर संडे को आप लोगों का उसके ऊपर एग्जाम भी होगा। सो जो भी आपने इन 3 दिनों में पढ़ा है उसके ऊपर आपका हर संडे को एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपके ग्लोबल में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन, एडिशनली आपको इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन, ये सारी की सारी चीजें दी जाएंगी। सिमिलरली दूसरा क्या रहेगा, आपको जैसे ही आपका एक टॉपिक हो गया, लेट्स से कि मैंने आज आपको एक टॉपिक पढ़ाया, लेट्स से इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, आपको इंटरप्राइज स्ट्रक्चर आ गया, आप मेरे पास तुरंत आ जाओ, सर ये मेरा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर हो गया, इस पे आप मेरा इंटरव्यू ले लो। मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, किसी को कुछ नहीं करूंगा, आपको खुद से आना है कि सर ये वाला टॉपिक हो गया मेरा, इस पे इंटरव्यू ले लो। तो इसी तरीके से हर टॉपिक पे हमें मल्टीपल इंटरव्यूज देना है। दैट मीन्स जब तक हमारा कोर्स खत्म नहीं हो जाता हमारे एटलीस्ट 30 से 40 इंटरव्यू हो जाने चाहिए, मॉक इंटरव्यूज हो जाने चाहिए, जिससे जब हम रियल इंटरव्यू देने जाएंगे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होगा। राइट। सिमिलरली आपको रिज्यूम कैसे बिल्ड करना है, देखो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने एक क्लास ले ली कि भाई ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा रिज्यूम होता है और आपने अपना रिज्यूम बना लिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। हर एक कैंडिडेट की प्रोफाइल अलग होती है, हर एक कैंडिडेट का बैकग्राउंड अलग होता है। ठीक है, सो हर एक कैंडिडेट का रिज्यूम अपन को पर्सनली बनाना होगा। राइट, तो आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको चेंजेस बताते जाऊंगा, इस तरीके से कंटिन्यूअसली अपना 1 1.5 2 हफ्ते में रिज्यूम बनता है। ठीक है, कोई ये मत समझना कि एक दिन में रिज्यूम बन जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, हमें डेली अपडेट करना है उसमें, डेली चेंजेस करना है, हमारा 80 स्कोर एटलीस्ट 90% अबव होना चाहिए, तब तो जाके हमारा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा ना। सिमिलरली उस रिज्यूम को कब अपलोड करना है, कहाँ अपलोड करना है, लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनानी है, नौकरी की प्रोफाइल कैसे बनानी है, किस तरीके से मेल सेंड करना है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करते जाएंगे। ठीक है, सो हमें दोनों जगह से प्रिपेयर रहना है, एक तो हमें सारी चीजें आनी भी चाहिए, देन हमारा इंटरव्यू भी होना चाहिए, क्योंकि एक बात मैं बता रहा हूँ, लेट से आज आपने अप्लाई किया है, 1 हफ्ते के अंदर आपके पास कॉल्स आने चालू हो जाएंगे, बट हम अगर रेडी नहीं है तो वो कॉल्स आपके वेस्ट हो जाएंगे। मैं जब बताऊंगा तभी आप लोग अप्लाई करना चालू करना, उससे ये रहेगा कि हम अगर रेडी हैं तो ईजिली हमारा प्लेसमेंट हो जाता है, उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो आप बस मेहनत करते जाओ, और हाँ मेरा एक छोटा सा रूल है, प्रैक्टिस नहीं तो क्लास नहीं, क्योंकि एसएपी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो नेक्स्ट टॉपिक करके कोई सेंस नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस जो मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ वैसे आपको करनी है। एडिशनली मैं आपको बताऊंगा कि उसके एक्सेल्स भी अपलोड करना है, तो उसी तरीके से आपको उसका एक्सेल ग्रुप पे अपडेट भी करते जाना है। साइमल्टेनियसली लिंक्डइन के लिए हम लोग आपके क्या कहते हैं रिपोर्ट्स आपको जनरेट करनी होती है, बेसिकली जब एज अ कंसल्टेंट आप काम करते हो तो आपको रिपोर्टिंग करके बतानी होती है आपके सीनियर्स को कि मैंने ये काम किया। तो सिमिलरली आपको भी वो रिपोर्टिंग्स यहाँ पे जनरेट करके मुझे बतानी है, जो कि आपको ग्रुप से आपका वीकली टास्क रहेगा। बाकी और भी छोटी छोटी सी बहुत सारी चीजें, जैसे जैसे हम क्लास करते जाएंगे हम सारी की सारी चीजें अंडरस्टैंड करते जाएंगे। क्लियर है? यस सर। हाँ, एक यस छोटा सर। सा और डिस्क्लेमर दे देता हूँ बस, कि बेसिकली कई बार क्या होता है ना, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं देख पाता हूँ, मल्टीपल मैसेजेस आते हैं। सो आप लोग क्या करा करो, मुझे सीधे कॉल कर लिया करो, कोई इशू नहीं है मुझे। ठीक है, अगर मैं मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ तो कॉल कर लिया, उसमें ये मत सोचा करो कि सर चिल्लाएंगे या कुछ करेंगे या कुछ, बिंदास कॉल करो, बस अपने डाउट्स क्लियर करो, आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, इश्यूज क्लियर होने चाहिए, सबसे मेन प्रायोरिटी वही है। क्लियर? कोई डाउट कुछ पूछना है? हेलो। सर, यस। सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपका नाम क्या है? शॉमी हमसे आप जो ज्वाइन हुए हैं, व्हाट्स योर गुड नेम? सूरज परदेशी। ओके सूरज, हाँ सूरज बोले ना हेलो। आप। हाँ जी बोले। हाँ, एक्चुअली मेरा डिप्लोमा हुआ है ऑटोमोबाइल में। हम्म। हाँ, और मैंने 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस हुआ है मेरा। हम्म। पर मेरे पास बैचलर डिग्री नहीं है, ग्रेजुएट नहीं हूँ मैं।
हम्म। तो क्या मैं इस फील्ड में काम कर सकता हूँ? देखिए, क्योंकि आप एसएपी की फील्ड में मैंने काम कर, बहुत लोगों से सुना है कि ग्रेजुएशन मस्ट है। राइट। बहुत सारी कंपनी का क्राइटेरिया रहता है कि ग्रेजुएशन प्लस जो भी अपना कोर्स वगैरह है वो। हम्म, राइट। सो बेसिकली जो कंसल्टेंट की पोस्ट रहती है ना, उसके लिए ग्रेजुएशन मस्ट है। ठीक है, तो वो हम्म, तो कंपलसरी है ही, बट आपके पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, अगर वो एसएपी के अंदर ही है, सो वी कैन ट्राई फॉर कंसल्टेंट पोस्ट, और एल्स यू नीड टू गो विथ एंड यूजर पोस्ट। ओके सर। एंड यूजर के लिए आपको ग्रेजुएशन की कोई भी एक्सपीरियंस। जरूरत नहीं है, कंसल्टेंट के लिए रहती है। बट ओके। प्रीवियसली तो मेरे कुछ कंसल्टेंट के लिए हाँ, कंसल्टेंट के लिए मेरा होगा ही नहीं क्या, मतलब ऐसा या ऐसा कुछ नहीं हो है कि सकता होगा है ही ऐसा नहीं, कुछ है? बट बहुत कम चांसेस रहते हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट्स, प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जो कि डिप्लोमा होने के बाद भी एज अ कंसल्टेंट लगे हैं, बट उनके पास ऑलरेडी 10-12 साल का एक्सपीरियंस था। ओके, मुझे है 8-9 साल का एक्सपीरियंस, पर ओके, देन वी कैन ट्राई। पहले मैं प्रोडक्शन में था, उसके बाद स्टोर्स एंड लॉजिस्टिक में भी काम किया है। हम्म। ईआरपी पे मैं काम कर चुका हूँ, पर मेरा कंसर्न वही है कि अगर मैं करता हूँ एसएपी तो मुझे एज ए कंसल्टेंट जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए सूरज, वी कैन ट्राई, बट आई कांट प्रॉमिस प्रॉमिस यू एनीथिंग, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, वो टोटली ओके लक के ऊपर, एंड आप कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, अगर आपको सारी चीजें आ रही हैं, सब कुछ आप कर पा रहे हो, तो हो जाएगा। बट आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप इंटरव्यूअर को कॉन्फिडेंस में ले पाओ कि हाँ सर, मेरे पास 8-9 साल का जो एक्सपीरियंस है, उससे आप मेरी जो डिग्री है उसको कंसिडरेशन से हटा सकते हो, ऐसा। ओके सर। हम्म। बाकी ये हो सकता है आपके लिए कि जो इंडस्ट्रीज के अंदर ही कंसल्टेंट की पोस्ट होती है, मतलब जो एज अ सुपर यूजर वर्क करते हैं, आप उन पोस्ट के लिए इजिली अप्लाई कर सकते हो। आईटी में ओके जाने की जगह आपका इंडस्ट्री में ही काम रहेगा, बट प्रॉपर एक डेस्क जॉब, अच्छा एक हम्म, गुड प्रोफाइल रहेगी एज कम्पेयर टू नाउ। ओके। एनी अदर क्वेरीज? हेलो। यस। हाँ। हाँ सर, मैं प्रकाश बात कर रहा हूँ। हम्म। सर, मेरा कंसर्न था कि अभी आपने बोला था ना कि सैप का इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए 2-2.5 साल लगते हैं, मतलब पूरा कंपनी में। हाँ। हाँ, तो हम अगर हमने क्लास कर दिया सैप का, तो हम्म। हमारा प्रोफाइल क्या रहेगा? अगर 2-2.5 साल में इम्प्लीमेंट हो गया पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर, बाद में वो हमको निकाल देंगे क्या? नहीं कैसे नहीं नहीं नहीं, देखो, अगर एक कंपनी में ऐसे भी इम्प्लीमेंट हो गया, तो उसमें उसको इश्यूज भी आएंगे, एरर्स भी आएंगे, राइट? तो उनको रिजॉल्व करने हाँ। वाले को हम एज अ सपोर्ट कंसल्टेंट कहते हैं। तो अपना सपोर्ट कंसल्टेंट हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद अलग अलग, जैसे एक कंपनी, उसके 10 प्लांट है, जब इम्प्लीमेंट हुआ था 11 प्लांट भी तो खुलेगा, राइट? उसमें भी ओके, एसएपी मतलब चाहिए। अगर हाँ, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए तो अगर 2-2.5 साल का हो जाएगा, तो अगर इम्प्लीमेंट तो हम्म। बाद में अगर 50 बंदे उन्होंने हायर कर लिए उसके लिए, तो बाद ऐसा में नहीं होता ना, सपोर्ट के लिए फिर उनको कंपनी के पास एक ही प्रोजेक्ट थोड़ी रहेगा, और भी तो प्रोजेक्ट्स रहेंगे मैं ना। बात एक इम्प्लीमेंटेशन हाँ, खत्म हो गया, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगा। सपोर्ट के लिए तो सर ज्यादा उतने 50 बंदे नहीं लगेंगे ना, इसलिए मैं पूछ रहा था कि ऐसा मतलब निकाल देते हैं क्या, कि दूसरा प्रोजेक्ट नहीं नहीं, आपको ढूंढना निकालते पड़ता है नहीं है, ऐसा? ऐसा नहीं होता है, काफी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं कंपनी के पास। आप जब सिर्फ ओके। इम्प्लीमेंटेशन पे काम करते हो तभी आप ऐसे काम करते हो, बाकी सपोर्ट वगैरह में आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है। इतना ऐसा नहीं है एसएपी के अंदर, वैसे ही लोग कम है, तो काफी निकालना तो होता ही नहीं है। निकालते तभी है जब आप कुछ ना कुछ गलतियां करो, कि आप पूरा उनका ओ- सिस्टम मतलब बहुत सारी कुछ लीगली आप उनके इश्यूज करो, तभी निकालते, नहीं तो ऐसे तो नहीं निकालते हैं एसएपी में। आपने अभी सुना तो होगा कि अभी काफी सर। ले हो रहे हैं, बट आपने नोटिस किया होगा हाँ। एसएपी के अंदर कोई भी ले नहीं हो रहे, हाँ, बराबर। क्योंकि उसका जो अपना है आईटी फील्ड में, बिल्कुल भी उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो बाकी की चीजें, एआई, बेसिकली एआई की वजह से ले हो रहे हैं, बट एसएपी के अंदर एआई का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। ओके, अगर मैंने सामने क्लास कर दिया तो एग्जैक्टली हमारा जॉब प्रोफाइल किस तरह का, मतलब एग्जैक्टली हमको क्या करना पड़ता है सीखने के बाद, ये पूछ रहा हूँ। ये सीखने के बाद कंपनी आपको जो प्रोजेक्ट दे, आपको इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा, इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना पड़ेगा, रोल आउट देंगे, रोल आउट पे काम करना पड़ेगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उनके वजह से सपोर्ट के अंदर आपको टिकट्स रिजॉल्व करने होते हैं, इश्यूज रिजॉल्व करने होते हैं,
ये सारी की सारी चीजें अपन प्रोजेक्ट के बैच में पढ़ते हैं, पूरा महीना भर जाता है उसमें पढ़ने में भी। अभी मैं बताने बैठूंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएंगी काफी चीजें। ओके, ये क्लास में पूरा कवर हो जाता है क्या सर, जो हम काम करने वाले वो? काम करने वाले हैं वो एक बहुत डिफरेंट चीज है। क्या काम करने वाले हैं अभी हम क्लास में वो अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट क्या काम होता है, देखो एक एग्जैक्ट काम करना और एक काम करना दोनों में डिफरेंट चीजें होती हैं। क्या काम करने वाले हैं वो आपको क्लास में समझ में आ जाएगा, बट एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, वो सारी की सारी चीजें अपन प्रोजेक्ट बैच में करते हैं, दैट इज डिफरेंट। ओके, तो प्रोजेक्ट बैच अलग रहता है क्या? हाँ, प्रोजेक्ट बैच अलग रहता है। उसमें कंप्लीटली जैसे अपन इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, कैसे ब्लूप्रिंट बनता है, कैसे उसकी किक ऑफ मीटिंग होती है, गो लाइफ के टाइम पे क्या होता है, रियलाइजेशन फेज में क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें अपन लोग करते हैं ओके, मतलब उसमें अभी पूरा। इस क्योंकि तीन बैच चार में महीने तो हम अपना पूरा। कोर्स करने में ही जाएंगे। ओके, उसके बाद में प्रोजेक्ट अपना करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट में क्या काम हाँ, करते हैं उसका जब तक अलग अगर आपको ये पड़ेगा आता ही ना? नहीं है आप वो कर ही नहीं सकते। ओके, और प्रोजेक्ट बैच में क्या क्या कितना टाइम लगता है सर, मतलब एक एग्जैक्टली? एक आध महीना जाता है आपका। देन उसके ऊपर आपके ऊपर है कि आप कितने वहां पे डमी प्रोजेक्ट्स बनाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, मतलब ये 3 साढ़े 3 महीना और प्रोजेक्ट का 1 महीना, ऐसा मतलब 4 साढ़े 4 महीना। हाँ। ओके, और ये प्रोजेक्ट बैच के लिए अलग सा फी रहेगा सर, इसमें से यस कवर क्या यस। कैसे? यस, अलग से होता है उसके लिए। हाँ, अलग से रहेगा ना? हाँ, क्योंकि उसमें हम्म, पूरा का पूरा एटमोसफेयर क्रिएट किया जाता है जैसे एग्जैक्टली कंपनी में काम होता है वैसा। ओके ओके ओके, हम्म। ठीक है सर। ओके। एनी अदर क्वेरीज? सर वो प्रोजेक्ट का क्लास करना कंपलसरी रहेगा क्या, या नहीं नहीं, सिर्फ कोई जॉब के लिए कंपलसरी, दैट्स नॉट कंपलसरी। और बेसिकली वो थोड़ा एंड? उन स्टूडेंट्स के लिए रहता है जो कि एक्सपीरियंस वगैरह के साथ जा रहे हैं ना, उन लोगों के लिए रहता है, फ्रेशर्स के लिए नहीं रहता है वो। अच्छा, और थोड़ा अगर सा आप एंड फ्रेशर जा यूजर रहे के हैं आपको बारे में कोई भी बता जरूरत नहीं है उसकी। हेलो। जी। हाँ, थोड़ा सा सर एंड यूजर के बारे में बताओ थोड़ा सा, मतलब क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा वगैरह। एंड यूजर का बेसिकली जॉब प्रोफाइल यही रहेगा कि आपकी कंपनी में आपको कोई चीज खरीदना है, लेट से आपका काम है परचेस ऑर्डर बनाना, तो आप पीओ वगैरह बनाओगे, सारी चीजें करोगे, ये सारे काम रहते हैं। वो अपन डीप में सारे के सारे जैसे जैसे क्लासेस करेंगे ना, अपन सारी की सारी चीजें डीप में डिस्कस करेंगे, मतलब कैसे एज होता है, कम्पेयर टू क्या होता है। कंसल्टेंट एंड, हाँ जी। मतलब कंसल्टेंट से वो एंड यूजर का थोड़ा सा इजी इजी बहुत, ऐसा है हाँ। क्या, ऐसा कुछ? एंड यूजर काफी इजी रहता राइट। बाकी आपने जो क्वेश्चन पूछा जयेश, राइट, सो क्या कह रहा था मैं? क्या पूछा? टेक्निकल एसएपी के अंदर दो हैं, टेक्निकल और फंक्शनल। सो फंक्शनल करके भी हम आईटी में जा सकते हैं, टेक्निक जिसमें टेक्निकल बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं है, बट उसके अंदर वो स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर कोई बीकॉम वाला है या एमबीए फाइनेंस में किया है तो उसके लिए एफआईसीयू सही है। कोई मार्केटिंग वाला या सेल्स वाला पर्सन है उसके लिए एसडी सही है। कोई प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क कर रहा है उसके लिए पीपी सही है। सो ये और कोई परचेस वगैरह या फिर जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है उसके लिए एमएम सबसे ज्यादा प्रेफरेबल रहता है, क्योंकि एमएम इज ऑल अबाउट परचेस। वो परचेस हम बचपन से ही करते वाले, राइट, सो दैट्स सर व्हाई अगर एमएम में जैसे अंदर। सर हाँ जी। सर अगर एमबीए अगर अपन उससे करें, मार्केटिंग से करें, देन ऑल्सो अपन को सैप उसमें करना है, क्या कहते हैं, हाना में करना है, क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो वो जा सकते हैं क्या उस पे, अगर मतलब बैकग्राउंड अगर कहते हैं एमबीए मार्केटिंग है तो? हाँ जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं। यस सर। अच्छा अच्छा, ओके। देखिए, एक बार बता रहा हूं मैं, अगर आप पहले दिन से उस पे कॉन्सेप्ट समझते हुए चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, इससे आसान कोर्स नहीं। वहीं अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए नहीं चल रहे हो, आप टाइम नहीं दे रहे हो, तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं। सीधे सीधी बात है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहे हो पहले दिन से, बहुत आसान है एसएपी। चलो अच्छा एक एग्जांपल देते हैं। एसएपी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अपना पी2पी साइकिल, राइट। क्या होता है पी2पी? पी2पी स्टैंड्स फॉर प्रोक्यूरमेंट टू पेमेंट। प्रोक्यूरमेंट मतलब कोई भी चीज परचेस करना या फिर हमारे पास आना। एक चीज याद रखो, एक कोई भी चीज आना। कोई भी चीज हमारे पास दो तरीके से आती है, आइदर प्रोडक्शन करके या परचेस करके। प्रोडक्शन तो हम कर नहीं रहे, बचा क्या?
परचेस, तो हमें परचेस करना है। तो सबसे पहले कोई भी चीज परचेस क्यों करते हो? नीड है, राइट? तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट होता है हमारे डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, भाई किस चीज की नीड है, पता चल गई। लेट्स से, आपको क्या नाम भूल जाता हूँ, हाँ मैं पहले के लिए करता हूँ, नाम बहुत ज्यादा बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो लेट्स से शुभम को किसी चीज की नीड है, ठीक। अब शुभम, आपको यज्ञेश, अब शुभम यज्ञेश को जानते नहीं, शुभम यज्ञेश तक कैसे मैसेज पहुंचेगा? जानते ही नहीं हो ना, राइट? तो ऐसे भी आप क्या करोगे, आप मेल कर सकते हो, आप उनको ओरली बता सकते हो, आप उनको रिटर्न में दे सकते हो, कुछ कर सकते हो, पर जानते ही नहीं हो क्या। तो ऐसे भी अंदर होता है पीआर, परचेस रिक्वेजिशन। आप एक रिक्वेस्ट जनरेट करोगे, भाई यज्ञेश तक मैसेज पहुंच गया, एक शुभम को ये प्रोडक्ट चाहिए, राइट? अब वो प्रोडक्ट चाहिए, किससे चाहिए, राइट? तो पहला टॉपिक हमारे डिटरमिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, दूसरा आ गया पीआर, किससे चाहिए। अब जैसे लेट्स से आपको ये फोन खरीदना है, क्या करोगे? मार्केट में जाओगे ना, आप देखोगे कि सैमसंग सॉरी क्रोमा कितने का दे रहा है, रिलायंस कितने का दे रहा है, विजय सेल्स कितने का दे रहा है, अमेजोन पे क्या प्राइस मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे क्या प्राइस मिल रहा है, यही करोगे। मतलब सबसे कोटेशन मांगोगे। तो नेक्स्ट आ गया रिक्वेस्ट और कोटेशन। कोटेशन मांगा, कोटेशन आएगा, आप मेंटेन करोगे, तो हो गया कोटेशन मेंटेन। फिर इसको कंपेयर करोगे कि भाई इसने इतने का दिया, इसने इतने का दिया, इसने इतने का दिया, तो क्या हो गया आपका प्राइस कंपैरिजन। उसी में सिलेक्ट भी कर लोगे कि भाई अमेजोन पे सबसे सस्ता मिल रहा है, अमेजोन पे क्या डाल दोगे, ऑर्डर, वो हो गया परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर डल गया, अब अमेजोन क्या करेगा, वो प्रोडक्ट आपको भेजेगा, तो क्या करोगे, चेक करोगे कि साउंड तो नहीं है, राइट? तो वो क्या हो गया, जीआरएन, गुड्स रिसिप्ट नोट, गुड्स रिसिप्ट भी हो गई, मटेरियल भी आ गया, अब क्या करना है, उसका पेमेंट करना है। तो पहले बिल चेक करोगे ना कि जितने का था उतना ही है, टैक्सेस बराबर है, सब बराबर है, तो क्या हो गई, इनवॉइस वेरिफिकेशन, लास्ट बचा पेमेंट, तो वेंडर पेमेंट, ये हो गई P2P साइकिल, प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट। टफ है क्या, आसान है। बस आप किस तरीके से उसको जितना ज्यादा अंडरस्टैंड करते हो चलेगा, उतना ज्यादा सारी चीजें आसान हो जाएगी। समझ में आया आपको? अब्दुल जी गए क्या? क्लियर हुआ आपको? हाय सर, मैं चेतन हाँ चेतन बोलिए। हाँ सर, थोड़ा ईडब्ल्यूएम के बारे में बता सकते हो, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? चेतन आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ सर, ईडब्ल्यूएम के बारे में बता सकते हैं सर, इसका ओके, फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, अब जैसे पहले एमएम बता दो थोड़ा सा। एमएम क्या है कि भाई ये मटेरियल है, ये इस वाले प्लांट में इस स्टोरेज लोकेशन में रखा है। ईडब्ल्यूएम क्या है कि भाई ये जैसे कि सपोज ये मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरा फोन ये रखा है, मैं क्या बताऊंगा, मेरे इंस्टीट्यूट में मेरा फोन रखा है, यही बताऊंगा। अब ईडब्ल्यूएम क्या कहेगा, ईडब्ल्यूएम बताएगा कि भाई इंस्टीट्यूट के इस वाले क्लासरूम के इस वाले टेबल के इस वाले शेल्फ में इस वाले एरिया में रखा है। समझ में आया? तो अगर मुझे यही नहीं पता कि भाई ये इंस्टीट्यूट में रखा है, तो वो शेल्फ जान के क्या करूंगा? सो दैट्स व्हाई अगर ईडब्ल्यूएम आपको परस्यू करना है तो पहले एमएम करना होता है, देन आप ईडब्ल्यूएम कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएम स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड वेयरहाउस मैनेजमेंट। तो अगर आपको प्लांट के बारे में नहीं पता तो वेयरहाउस के बारे में जानकारी नहीं, राइट? क्योंकि एज अ कंसल्टेंट जाना है हमें, एज अगर एंड यूजर जाना होगा तो कुछ भी कर लो, कभी भी कर लो, दैट डजंट मैटर। वहीं अगर एज अ कंसल्टेंट जाना है तो छोटी से छोटी चीज भी हमें पता होनी चाहिए। क्लियर हुआ आपको चेतन? जी सर, जी सर, जी सर। और किसी को कोई डाउट्स है? हाँ सर, एक क्वेश्चन था। हाँ सर, जैसे कि मेरी डिग्री नहीं हुई, मैंने ये सर डिप्लोमा कंप्लीट किया है। आपकी आवाज आवाज आ क्लियर रही नहीं आ मेरी? रही है चेतन। हेलो। जी, सर, मेरी डिग्री नहीं है, डिप्लोमा है, तो मुझे जॉब मिलने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या? मैसेज कर दो ना चेतन, चैट बॉक्स में। हाँ, ठीक है, ठीक। यार उनका कहना है कि उनकी डिग्री नहीं हुई है, डिप्लोमा हुआ है, तो उनको दिक्कत है क्या कुछ जॉब मिलने में? देखो ऑब्वियस सी बात है, डिग्री नहीं है डिप्लोमा है तो थोड़ा सा इश्यूज तो आने ही वाले हैं, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन चाहिए अगर आपको एज अ कंसल्टेंट कंसल्टेंट जाना, मतलब कि आईटी में जाना। अब अगर आईटी में जाना है डिप्लोमा बेसिस पे तो नहीं जाओगे ना, राइट? सो वो अगर आपको आईटी में जाना है तो आपको डिग्री चाहिए ही चाहिए। नहीं, अगर आपको कंसल्टेंट के रोल पे जाना है तो आपका क्या रहेगा कि आप ऐसे जा सकते हैं जैसे कि टाटा मोटर्स है। अब टाटा मोटर्स, अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन। लेट्स से मेरे कंपनी में एक टिकट जनरेट हुआ,
मतलब जो इश्यूज आते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, टिकट कहते हैं। एक टिकट रेस हुआ, एक टिकट का आज का प्राइस पता है क्या चल रहा है, स्टैंडर्ड प्राइस 11,000 रुपए। एक टिकट जो 10 मिनट में सॉल्व होता है ना, उसका आज का प्राइस है स्टैंडर्ड प्राइस 11,000। अब वो हर टिकट तो थोड़ी मैं आईटी को भेजूंगा कि भाई ये सॉल्व करके दो। तो कंपनीज क्या करती है, इन हाउस भी कुछ कंसल्टेंट्स को हायर करके रखती है, अगर उनसे नहीं हो रहा तो भेजती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उन पोजीशंस पे उनको क्या कहते हैं, हम सुपर यूजर, उस पोजीशन को क्या कहते हैं, हम सुपर यूजर। सो हम उस टाइम पे सुपर यूजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन एक बार अगर हमारे पास 1-2 साल का भी सुपर यूजर का एक्सपीरियंस आ गया, जब तक आपको ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेंगे, देन हम आईटी में स्विच कर सकते हैं। डिपार्टमेंट आपका आईटी का ही रहेगा, बट काम ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रहेगा। क्या कह रहे हैं सर, ग्लोबल सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू गेट अ जॉब। ओके, सो इफ यू आर फ्रेशर, सो इट्स रिक्वायर्ड। ठीक, एक चीज याद रखो, अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो ग्लोबल सर्टिफिकेशन मस्ट है। एंड वहीं अगर आपको सैलरी हाइक वगैरह चाहिए थोड़ी अच्छी, तो ग्लोबल सर्टिफिकेशन रहेगा, हमेशा आपके पास एक अपर हैंड रहेगा। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं अपन। तो जैसे कि लेट्स से आप एक रिक्रूटर, आपके पास 100 लोग आए, 100 लोग में से कहते हैं कि मैं सीधे एसएपी से सर्टिफाइड हूँ, एसएपी खुद कह रहा है कि इसको चीजें आती हैं, तो आप वो 95 लोगों को प्रेफरेंस दोगे कि उन 5 लोगों को प्रेफरेंस दोगे? सो ऑब्वियसली ग्लोबल सर्टिफिकेशन का प्रॉफिट होता है। हाँ, आईटी कंपनीज में जैसे भी एमएम कंसल्टेंट जो है, जैसे आपने डिस्क्रिप्शन बताया कि those people manages the warehouse जो मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं, तो आईटी में एक्चुअली उनका जॉब रोल क्या रहता है, लाइक व्हाट एग्जैक्टली दे डू? वही मैंने जो कंसल्टेंट का बताया ना, जैसे किसी कंपनी में एसएपी नहीं है, हाँ, उसमें एसएपी इंप्लीमेंट करना है। अब कैसे करोगे, ऐसा थोड़ी है ना कि वो कहीं से भी करा लेगा। वो आएगा, लेट्स से कि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में एसएपी इंप्लीमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कैसे 4-5 आईटी कंपनीज के पास जाऊंगा, उनसे कोटेशंस वगैरह मांगूंगा, सारी चीजें करूंगा। सो लेट्स से मैंने आपकी कंपनी को चूज किया, आपकी कंपनी क्या करेगी, पूरी की पूरी एक टीम बनाएगी, फाइनेंस के अलग लोग रहेंगे, प्रोडक्शन के अलग रहेंगे, परचेस के अलग रहेंगे, हर डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे। उस कंपनी में जाके देखेंगे क्या काम होता है, कैसे काम होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, उसी के हिसाब से तो आप सिस्टम को कस्टमाइज करोगे ना। अगर आपको वो चीजें ही नहीं पता कि वो कंपनी में होता क्या है, तो आप सिस्टम पे कैसे करोगे वो? राइट, ये सारे काम रहते हैं, मतलब बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स हम लोग उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पार्टनर्स हम सर्विस लेते हैं, हाँ, डिपार्टमेंट के अंदर करके प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं इसको। ओके, गॉट इट, थैंक यू। ऑटोमोबाइल सेक्टर में एसएपी एमएम वैकेंसी रहती है क्या सर? मुझे अभी है आप चेतन एक काम करो, आप एक बार गूगल करके देख लो। अभी अगर मैं बताऊं, अभी आज ही मैंने एक अपने कैंडिडेट को भेजा था टाटा मोटर्स के ईवी में, उसका भी सेम सिनेरियो है। उसका एक्चुअली क्या है कि उसका एक एग्जाम रह गया बस, बीएससी का। तो मैंने कहा कि भाई 3-4 महीने तू वो कर, वहां पे जॉब कर, देन स्विच करना। तो टाटा ईवी में उसका आज हो गया है, कल बंदा का ऑफर लेटर भी आ जाए। ओके सर, गॉट इट। यस सर, दिख रहा है। ओके ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड देन। ठीक है, सो एसएपी एक्सेस या फिर रिमोट एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा, आपको विंडो की प्लस आर रन किया हमने, या फिर डायरेक्टली रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन सर्च कर सकते। तो ये रन किया हमने, यहाँ पे क्या आ गया आपका, आपका रन का वो आ गया, प्रॉम्प्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या टाइप करना है, MSTSC, MSTSC हमने टाइप किया और ओके किया। ये आपकी क्या आ गई, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आ गया। यहाँ पे जो भी आपका आईपी है, मैम आपको देंगे आईपी, आईपी आपका जो भी वो आपको डालना है, एंड कनेक्ट पे क्लिक करना है, आईडी एंड पासवर्ड। तो ये मेरा आईडी है, लेट से मैंने अपना पासवर्ड डाला एंड एंटर कर दिया, एंड यहाँ से यस कर दिया। सब कुछ वही रहा, मैं कहाँ आ गया, ये अपने नेक्स्ट उस पे आ गया, एक सेकंड, ये आ गया, मैं अनदर स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे भी देखो सेम ऐसे भी लॉग ऑन दिख रहा है, ठीक है। सो ये भी सेम है, वो भी सेम है, बट ये हम किसी दूसरे डेस्कटॉप पे एक्सेस कर लेंगे और कुछ। क्योंकि यहाँ पे देखो आपका फ्यूरी वगैरह बहुत सारी चीजें आगे बताऊंगा मैं आगे, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना, फ्यूरी वगैरह सब कुछ एक्सेस कर सकते हो आप अपने सर्वर में, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे क्या आईडी दोनों मुझे याद नहीं आ रही। Sir, can you give me a little brief about SAP Apex module?
यस, आप कॉल कर लेना जाती मुझे मैम के नंबर पे, या मेरे को आपको डायरेक्ट कॉल कर लेना, पहले बता दूँ। ओके, सो जैसा मैं बता रहा था, ये हमारा एससीपी लॉकर का ये है। सो सिंपली क्या करना है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे क्या होते हैं, आपके अलग अलग सर्वर्स होते हैं। जैसे आपके जितने क्लाइंट होंगे, एक कंपनी में एक क्लाइंट के लिए काम तो नहीं करोगे ना, मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करोगे, तो जितने क्लाइंट्स होंगे उतने आपके यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं। सो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स के हैं, यहाँ पे देखो मेरे पास मल्टीपल, राइट, मल्टीपल हो सकते हैं। सो फिलहाल इसमें एक ही वो करना है। अगर ये नहीं भी आता, ठीक है। अच्छा एक बार बता दो, जहां लगे कि ज्यादा हो गया बता देना, अपन स्टॉप हो जाएंगे फिर कल कंटिन्यू, ठीक है। जैसे कई बार होता है फ्लो में निकल जाते हैं ज्यादा तो बता देना। और कभी कभार मैं तेज भी बोलता हूँ, तो वो भी मुझे बता देना कि सर थोड़ा सा तेज होना है, या मेरा मेरा रोज का ये नहीं है तो मेरे से ले 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 बोल जाता हूँ मैं यही चीज है, तो थोड़ा सा अपडेट कर देना। ओके, सो हाँ, कहाँ पे था मैं। सो ये आपका वो रहेगा, तो इसको आइदर आप यहाँ पे क्रिएट पे जाके क्रिएट भी कर सकते हैं, क्रिएट करना है, कनेक्शंस में आना है, एंड नेक्स्ट पे आके यहाँ पे आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं। क्या डिटेल्स रहेंगी, ये कुछ इस तरीके की डिटेल्स रहेंगी। ये डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास जो दिखता है डायरेक्टली आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हो, आइदर सिंगल क्लिक करके लॉग इन पे भी आ सकते हो। लॉग इन पे आए, या आ गए हम एससीपी की लॉगिन स्क्रीन पे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी क्या, क्लाइंट। जब एज अ कंसल्टेंट हम लोग काम करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के क्लाइंट्स होते हैं नीचे। कौन कौन से, किसी को आइडिया है? एक सबसे मेन जिन पे एज अ कंसल्टेंट हम लोग काम करते हैं, दैट इज डेवलपमेंट क्लाइंट। सबसे पहला डेवलपमेंट होता है। हम जो भी काम करते हैं, सैंडबॉक्स भी करते हैं कहीं कहीं, एनटीटी में सैंडबॉक्स करते हैं, अलग अलग कंपनी में अलग अलग कहते हैं। वैसे बेसिक नाम क्या है उसका, डेवलपमेंट। जो भी हम एसएपी के अंदर काम करते हैं एज अ कंसल्टेंट, वो सारा का सारा हम किस पे करते हैं, डेवलपमेंट में करते हैं। देन डेवलपमेंट में वो काम करने के बाद उसको हम ट्रांसफर करते हैं किस पे, क्वालिटी पे। क्वालिटी में हम उसको चेक करते हैं सारी चीजें सही है, उससे कोई इश्यूज तो जनरेट नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई एरर्स तो जनरेट नहीं हो रहे, कुछ तो आ नहीं रहा। अगर कुछ आता है फिर बैक टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्वालिटी, डेवलपमेंट क्वालिटी, जब तक रिजल्ट वो ग्रीन नहीं मिल जाता, ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता। देन फाइनली जाके हम वो सारा का सारा डाटा किस पे ट्रांसफर करते हैं, प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन के अंदर जो एज एंड यूजर काम हो रहा है ना, कंपनी के अंदर जो रियल में काम हो रहा है वो होता है प्रोडक्शन पे। बट एज अ कंसल्टेंट जो हम काम करते हैं, डेवलपमेंट पे काम करते हैं, देन उसको क्वालिटी में सिर्फ चेक करते हैं सही है नहीं, ठीक है। सो इस तरीके से अलग अलग काम होता है। सो कई बार आप जब किसी ने काम किया होगा तो देखा होगा अलग अलग क्लाइंट नंबर रहते हैं। तो क्लाइंट नंबर आपका 000 से लेकर 999 तक कोई भी 3 डिजिट नंबर हो सकता है, ठीक है। एक चीज याद रखना बस, 000 कभी मत बताना भूल के भी, और 800 भी कभी मत। 800 होता है आपका डेमो क्लाइंट। हाँ, इंडिया में या फिर कहीं पे भी आप देखो, जनरली जो डेमो के लिए यूज होता है वो यूज होता है डेमो 800। तो 800 और 000 छोड़ के कुछ भी बता दो ना, काम चल रहा है। हाँ हाँ, बाकी कुछ भी हो सकता है, बट ये दोनों तो नहीं हो सकते। अगर ये बताया तो वो साफ साफ समझ जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा याद रखना। और अगर बताना ही है एकदम कि मतलब एकदम ही फंस गए, तो ऐसा बता सकते हो, 100 आप यूज करते थे डेवलपमेंट के लिए, 110 यूज करते थे आप क्वालिटी के लिए, एंड 120 आप यूज करते थे प्रोडक्शन के लिए। सेफेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि 80% कंपनीज के अंदर यही यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो अभी हम कौन सा क्लाइंट यूज कर रहे हैं, 400, ठीक। देन यहाँ पे आपकी आईडी आ जाएगी, आपका पासवर्ड, आईडी पासवर्ड डाला सिंपल एंड एंटर कर दिया, या आ गए हम एसएपी के होम स्क्रीन के ऊपर, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं
सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपके ऊपर सबसे पहले क्या है, मेन्यू, एडिट, फेवरेट, एक्स्ट्रा, सिस्टम, बहुत सारी अलग 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 चीजें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये आपका कमांड बार है, ये आपको बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं एक एक करके अभी बताने बैठूं, याद होने से पूरा, राइट। सो मैं क्या करूंगा, आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसके अंदर हर चीज को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, कैसा है, वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर गिवन है। तो सिंपली क्या करना है, आपको पीडीएफ को गो थ्रू कर लेना है, आपका सारी चीजें हो जाएगी। और वैसे भी डेली 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 हम करते रहेंगे तो अपने आप हो जाएगा। पार्डन, अगर कुछ बोला आपने? ओके, नो इश्यूज। चलो, सो हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है हमारे यहाँ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है हमारे पास जैसे कि एंटर, एंटर बताइए, ये क्या होता है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा। इसको क्या कहते हैं हम, कमांड बार। क्या होता है ये, कमांड बार। एसएपी के अंदर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो इसके लिए इसके अंदर हम डाटा इनपुट करते हैं। जैसे लेट से आपको गूगल पे कुछ सर्च करना है, सपोज फेसबुक खोलना है, तो fb.com डालोगे ना या facebook.com, तभी खुलेगा ना फेसबुक। कुछ भी डालने से थोड़ी खुलेगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको हर एक चीज के लिए क्या डालना होता है, टी कोड डालना होता है। टी कोड स्टैंड्स फॉर ट्रांजेक्शन कोड। तो आपको जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका कोड रहेगा, टी कोड रहेगा, वो टी कोड डाल के आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे जा सकते हैं। ठीक, एक तो ये ऑप्शन रहता है हमारे पास टी कोड का। दूसरा ऑप्शन रहता है आपका क्या, ये जो दिख रहा है एसएपी मेन्यू। इस एसएपी मेन्यू के अंदर पाथ फॉलो करके भी आप वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। दो ऑप्शंस रहते हैं, दोनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एसएपी में कोई भी ट्रांजेक्शन कुछ भी करना है, सारे के सारे काम इस सिंगल पेज से हो सकते हैं, कहीं भी जाने की जरूरत, सब कुछ सिंगल पेज से हो जाता है। चाहे वो कोई सा मॉड्यूल हो, एमएमपीपी, एसडीपी हो, अबैप, बेसिस, कुछ भी हो, इसी स्क्रीन से जाना होता है हर एक पर्सन। क्लियर है, आगे चले। सो ये रहता है, देन आपका ये सेव रहेगा, आपको कोई डाटा सेव करना है, बैक के लिए रहेगा, लॉग ऑफ के लिए रहेगा, विंडो क्लोज करने के लिए रहेगा, प्रिंट करने के लिए रहेगा, राइट। यहाँ से आप कुछ फाइंड कर सकते हो, कुछ वगैरह फाइंड करना है, देन यहाँ से आप पेज अप कर सकते हो, फर्स्ट पेज पे आ सकते हो, पेज डाउन कर सकते हो, अलग अलग पेजेस पे जा सकते हो। यहाँ से आप न्यू जीयूआई विंडो खोल सकते हो। न्यू जीयूआई विंडो मतलब क्या, एक नया टैब। ठीक है, एसएपी में जैसे हम क्रोम पे अलग 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 टैब्स खोल सकते हैं ना, ऐसे यहाँ पे टैब खोल सकते हैं। अच्छा, कितने टैब खोलते हैं पता है किसी को? 8 सर। 8, 5 या 9, ठीक है। देखो, टैब्स आपके डिपेंड करता है आपकी कंपनी के सर्वर के स्ट्रेंथ पे, कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है, कितना ज्यादा अलाउ करके रखो। अगर स्टैंडर्डली देखा जाए कंपनीज के अंदर, तो एंड यूजर के पास 4 का एक्सेस होता है, कंसल्टेंट के पास 6 का एक्सेस। कंसल्टेंट 6 टैब्स खोल सकता है और एक एंड यूजर 4 टैब्स खोल सकता है स्टैंडर्डली। बट किसी कंपनी में कोई कोड नहीं है, कितने ही खुलेंगे। जैसे अभी अगर मैं खोलता हूँ, देखो मैं दबाते जा रहा हूँ, दबाते जा रहा हूँ, दबाते जा रहा हूँ, कितने टैब्स खुलते जा रहे हैं? सर मैक्सिमम नंबर सर 6 जा सकते हैं आई थिंक। देखो अभी आ गए अपना मैक्सिमम नंबर पे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर कितने आ गए आपने, देखो यहाँ पे 16 टैब्स खोले हमने, ठीक है। दैट्स टोटली डिपेंड ऑन सर्वर, कंपनी का कैसा सर्वर है, कितना क्या उसके अंदर वो है, और कितना एक्सेस दिया गया है, टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा हम कभी कोड नहीं कर सकते, बट कभी कभार इंटरव्यू घुमाने के लिए पूछ लेता है, भाई काम किया है तो बता कितने टाइम खुलते थे। हाँ, तो हम एक ये आंसर हमारे पास है, सर हमारी कंपनी में तो एंड यूजर के लिए 4 थे, कंसल्टेंट के लिए 6 थे, आपकी कंपनी में जितने होते खोल लेंगे, राइट। तो ये थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क करना है, राइट। मैं थोड़े से क्लोज कर लेता हूँ। इतना समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है? इतना ही रखना है कि आगे चलना है? आप लोग बताओ। ये अपना एक एसएपी का ओवरव्यू हो गया, अब अपना मेन एसएपी चालू हो गया। कल से स्टार्ट करें? करेंगे। आज अपना इंट्रोडक्शन हो गया, ओवरव्यू क्या क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, सारी चीजें हो गई। अच्छा, एक और चीज ओवरव्यू का पार्ट है, एक और चीज बता देता हूँ, और कर लेंगे अपन।
देन ये हो गया अपना, देन इसके बाद ये लास्ट आता है आपका कस्टमाइज लोकल लेआउट। यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हो, फोन साइज बड़ा कम कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। जैसे किसी ने अगर काम किया, सर मेरी कंपनी में तो अलग दिखता था, हो सकता है कई बार वो कुछ नहीं, थीम होती है भाई, आपके फोन्स में लैपटॉप में थीम होती है ना, सिमिलरली एसएपी में भी थीम है। तो यहाँ पे आप आएंगे, ऑप्शंस में आएंगे, ऑप्शन में आपके पास अलग अलग चीजें देखो, जैसे कि यहाँ पे अगर आप आते हैं विजुअल डिजाइन में, आपके पास थीम्स हो गई। तो हम अभी कौन सी थीम यूज कर रहे हैं? एसएपी सिग्नेचर थीम यूज कर रहे हैं। आपकी कंपनी में कोई और होगी तो आप उसमें भी एसएपी सिग्नेचर थीम लगा के सेम ऐसे ही दिखेगा। क्योंकि अगर जैसे कि लेट से मैं कोई थीम चेंज कर देता हूँ, कौन सी करें, चलो ब्लू क्रिस्टल थीम को ले लेते हैं। सपोज मैंने ब्लू क्रिस्टल थीम लिया और यहाँ से एक न्यू विंडो ओपन की, तो पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया, कुछ अलग ही आ गया ना, राइट। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमें यहाँ पे आना है कस्टमाइज लेआउट, कस्टमाइज लोकल लेआउट में, ऑप्शंस में आना है, थीम में, एंड थीम को हमें क्या रख लेना है, एसएपी सिग्नेचर थीम अप्लाई करके ओके कर लेना है, सारी चीजें एज इट इज। तो एसएपी न्यू विंडो सिग्नेचर ओपन, की ये डिफॉल्ट थीम है। ये डिफॉल्ट थीम है एसएपी की, आपको कुछ और यूज करना है वो भी यूज कर सकते हो। मेरे को इसी का हैंड्स ऑन है, मैं ये यूज करता हूँ, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको क्या पसंद आता है। देन सिमिलरली आपको फोन साइज अगर बड़ा कम करना है, कुछ फोन साइज बढ़ा सकते हो, आपको कोई और काम करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ से सेटिंग में कर सकते हो। कई चीजें मैं आगे बताऊंगा क्या होता है, वो सारी चीजें भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारा का सारा वर्कआउट कर सकते हैं। सिमिलरली यहीं पे अगर आपको फ्यूरी लॉन्च पैड, फ्यूरी अब आपको पता नहीं होगा काफी लोगों को, वो आगे जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इससे कर सकते, क्लियर है? कोई डाउट? श्योर? चलो फिर कल सेम टाइम। यस सर। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है? यस सर। नो सर। नो सर। ओके, सो स्टार्टिंग के डेज में हम क्या करेंगे, रेगुलर करेंगे, क्योंकि अभी इनिशियल फेजेस ये इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। नहीं, जैसे जैसे हमारा करते जाए होता जाएगा, प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, हम चले जाएंगे अल्टरनेटिव्स, ठीक है। अभी ये वीक हम लोग रेगुलर करते हैं, ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीक से अल्टरनेट मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, क्लियर? चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। ओके।